वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है यूनैप एक्शन प्लान ऑन कूलिंग सेक्टर। देखो, जो हमारे कूलिंग सेक्टर है, स्पेशली जब समर सीजन होता है तो हम डिवाइसेस यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं अपना टेम्परेचर को लो करने के लिए, जैसे कि हम एसीज का यूज करते हैं। तो इसमें से बहुत सारे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग करती है और क्लाइमेट चेंज करती है। तो यहाँ पे यूनैप ने अपना एक एक्शन प्लान दिया है कि कूलिंग सेक्टर से जितने भी पॉल्यूटेंट्स इमिट हो रहे हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रही है, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। यूनैप का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यूनैप ने अपनी एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की है जिसका नाम है कीपिंग इट चिल, हाउ टू मीट कूलिंग डिमांड्स वाइल कटिंग इमिशंस। क्योंकि कूलिंग डिमांड्स को भी हमें मीट करना है। देखो, टेम्परेचर हर साल बढ़ते जा रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उस टेम्परेचर में सरवाइव करने के लिए कूलिंग डिवाइसेस यूज करने पड़ते हैं ह्यूमन को। तो हम कूलिंग डिवाइसेस यूज करें, लेकिन उसमें से इमिशंस को किस तरीके से कट किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम सपोज एसी यूज कर रहे हैं तो उसमें से ग्रीन हाउस गैसेस तो निकलेंगी ही। तो इन ग्रीन हाउस गैसेस को हम कैसे कम कर सकते हैं, यही इस रिपोर्ट में यूनैप ने बताया है कुछ स्ट्रेटजीज। तो इसमें इन्होंने अपने एक्शन प्लान्स दिए हैं कि कूलिंग सेक्टर से जो इमिशन हो रहे हैं उसको हम कैसे रिड्यूस करें। तो जो इनके एक्शन प्लान है, अगर उसको फॉलो किया जाएगा तो कूलिंग सेक्टर से कम 60% ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस किया जा सकता है 2050 तक का। अब ये जो रिपोर्ट है, यूनैप की जो रिपोर्ट है, ये इन्होंने रिलीज की है इन सपोर्ट ऑफ ग्लोबल कूलिंग प्लेज। देखो, ग्लोबल कूलिंग प्लेज एक जॉइंट इनिशिएटिव है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कूल कोलिशन के बीच में, जो COP28 हुआ था, यूएई में हुआ था। और उसी COP28 में यहाँ पे ग्लोबल कूलिंग प्लेज लिया गया था। किसने? यूएई ने कूल कोलिशन के साथ में मिलके। देखो, कूल कोलिशन क्या है? ये एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स है। इसके नेम में ही इंडिकेट हो रहा है कूल, यानी कि जो कूलिंग सेक्टर है वो क्लाइमेट फ्रेंडली हो। क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग फॉर ऑल, मतलब कूलिंग सेक्टर का मतलब कि टेम्परेचर को लो करने के लिए जो डिवाइसेस हम यूज करते हैं, जैसे कि एसी वगैरह, तो उनसे वो क्लाइमेट फ्रेंडली हो। उनका उनकी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट किस तरीके से हम करेंगे कि वो क्लाइमेट को डैमेज ना करे, इन्हीं सब पे ये काम करता है कूल कोलिशन। कूल कोलिशन को यूनैप ने ही लॉन्च किया था और इंडिया भी मेंबर है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ कूल कोलिशन। तो अब जो कूलिंग सेक्टर है उसमें से ग्रीन हाउस गैसेस किस तरीके से इमिट हो रही है? 55% जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो एसी से, फ्रिज से, इससे रिलीज होती है। 24% मोबाइल एसी यानी कि जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, कार्स वगैरह होते हैं, उनमें भी तो एसी होते हैं, तो वहां से 24% ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रही है। फोमिंग एजेंट जो बनाए जाते हैं उसमें 11% ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होती है। देन जो एरोसॉल्स हैं उसमें से 5%। और फायर एक्सटिंग्विशर्स, कहीं पे आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है, उसमें एक्चुअली ब्रोमीन होती है। तो ये जो ब्रोमीन होती है ये ओजोन को डैमेज करता है और ये ग्रीन हाउस गैस भी है। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें से भी ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होती है। यूनैप ने अपने कुछ एक्शन प्लान यहाँ पर प्रपोज किए हैं। तो यूनैप ने कहा है कि हमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को अपनाने की जरूरत है। जैसे कि अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो रूरल एरियाज में एसी वगैरह ज्यादा होते नहीं है। एक्चुअली अर्बन एरियाज में, सिटीज में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है गर्मियों में, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी कंजेस्टेड बिल्डिंग आपको इस तरीके से मिलती है। तो इससे एयर का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर एयर अच्छे से सर्कुलेट नहीं होगी तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली हीट आइलैंड बन जाते हैं। इसे हम हीट आइलैंड कहते हैं, जो कि सिटीज में मतलब कि एक छोटे सी ही जगह में बहुत सारी बिल्डिंग्स वहाँ पे आ जाती हैं, और ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ पे हो रहा है, सारा पोल्यूशन भी इकट्ठा हो जाता है, उससे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, उसे हम हीट आइलैंड कहते हैं। लेकिन जो रूरल एरियाज होती हैं वहां पे, क्योंकि पॉपुलेशन तो होती है लेकिन डेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है, एक साथ आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स नहीं मिलेगी, तो वहां पे वेंटिलेशन प्रॉपर होता है। ऑल्सो जो रूरल एरियाज में जो घर होते हैं उनमें एसीज वगैरह का यूज कम करते हैं और वेंटिलेशन का यूज ज्यादा करते हैं। तो सिटीज में भी ये सब कुछ किया जा सकता है। तो इसके लिए जो सिटी डेवलपमेंट है उसको इस तरीके से किया जाए कि बहुत ज्यादा डेंसिटी ना हो बिल्डिंग्स वगैरह की, तो वो सिटी प्लानिंग के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। दूसरा है ग्रीन रूफ्स का यूज। ये है जैसे कि ग्रीन रूफ, जो बिल्डिंग्स है उसमें प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है, जहां पे भी प्लांट्स होते हैं वो टेम्परेचर को कम कर देते हैं।
देन रिफ्लेक्टिव सरफेसेस को यूज किया जा सकता है, ये है रिफ्लेक्टिव सरफेसेस। देखो ये किस तरीके की सरफेसेस हैं, जैसे कि जब भी जो सनलाइट आ रही है, सनलाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं करते, ये सनलाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो नॉर्मल जो घर होते हैं, नॉर्मल जो बिल्डिंग्स होती है, उसका जो मटेरियल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जब सनलाइट एब्जॉर्ब होगी तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये जो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, जिससे कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन को वो वापस भेज देगी और टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं ज्यादा। एंड देन इंसुलेशन का यूज किया जा सकता है। जो नई बिल्डिंग्स अगर कोई भी बन रही है, उसमें ऐसा मटेरियल यूज किया जाएगा जो एक थर्मल इंसुलेशन का काम करेगा। तो उससे होगा क्या कि बाहर से जो सनलाइट आ रही है उसे वो अंदर तक नहीं पहुंचने देगा। इट मीन्स कि हीट को कम कर देगा समर के टाइम पे। उससे जो घर के अंदर का जो टेम्परेचर होगा, बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर कम रहेगा, तो एसी वगैरह का यूज कम करना पड़ेगा। और विंटर के टाइम अंदर जो हीट है, उस हीट को वो बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि वो क्या है, एक इंसुलेशन वाला मटेरियल हमने यूज कर दिया। जो इंसुलेशन का मतलब होता है कि वो हीट रेजिस्टेंट होता है, मतलब हीट को ना बाहर जाने देता है ना अंदर आने देता है। तो उससे क्या होगा, विंटर में भी टेम्परेचर मेंटेन होगा और हमें हीटर्स वगैरह का, ब्लोवर्स वगैरह का यूज नहीं करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जब हम हीटर ब्लोवर यूज करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनती है पावर प्लांट पे जहाँ पे कोल बर्न हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनने में ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रही है। ऑल्सो ये हीटर ब्लोवर्स, इनसे भी काफी ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होती हैं। तो ये सारे चीजें यहाँ पे करी जा सकती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। मतलब कि थोड़ा नेचुरल चीजें यहाँ पे यूज करी, जैसे कि ग्रीन रूफ में हम यूज कर रहे हैं किसका, प्लांट्स वगैरह का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। और थर्मल इंसुलेशन में हम नेचुरली जो इंसुलेशन मटेरियल है उसको हम यूज कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो एसी वगैरह, एसी हमें गर्मियों में एसी का यूज कम करना पड़ेगा, तो उससे जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही है वो कम हो जाएंगी। देन फेज डाउन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। देखो जो हम रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं उसमें पहले तो सीएफसी का यूज किया जाता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया था HCFC से, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर ये भी इनकी जगह HFC का यूज किया जा रहा है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो अभी पता चला है कि जो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, दीज आर सुपर पॉल्यूटेंट, इनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एक्चुअली जो CFC थे, ये सबसे पहले ये आइडेंटिफाई हुआ था कि ओजोन को डिप्लीट करते हैं। लेटर ऑन पता चला कि ये ग्रीन हाउस गैसेस भी है, ये टेम्परेचर को भी बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए इनको रिप्लेस किया गया था HCFC से। उसके बाद फिर जो HCFC होते हैं ये भी ओजोन को डिप्लीट करते हैं, हालांकि CFC से थोड़ा कम इनका पोटेंशियल होता है ओजोन डिप्लीशन का भी और ग्रीन हाउस गैस का भी। तो फिर इनको भी रिप्लेस कर दिया गया था HFC से। जो HFC होते हैं ये ओजोन को डिप्लीट नहीं करते हैं, लेकिन लेटर ऑन पता चला कि इनका जो पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग का वो बहुत ज्यादा है। तो अभी HFCs को भी रिमूव करने की बात हो रही है यहाँ। तो ये जो CFC, HFC, इन्हें हम कहते हैं हेलो कार्बन। हेलो कार्बन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें क्लोरीन है, ब्रोमीन है या फिर फ्लोरीन है। तो सबसे पहले यूज किए गए थे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इट मीन्स इनमें क्लोरो मीन्स की क्लोरीन प्रेजेंट है, फ्लोरो मीन्स की फ्लोरीन प्रेजेंट है, और कार्बन प्रेजेंट है। अब ये काफी इनर्ट होते हैं। इनर्ट मीन्स कि अगर ये एक बार, जैसे अगर हमने रेफ्रिजरेंट में CFCs को यूज किया, अब ये CFCs यहाँ से एटमॉस्फेयर में पहुंच गए, तो ये कम से कम 500 से 1000 साल तक ये एटमॉस्फेयर में एज सच रहते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है। ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे और भी मैटर वहां पे प्रेजेंट होता है, किसी भी एटम से या किसी से भी ये रिएक्ट करते नहीं है। तो अगर ये रिएक्टिव ही नहीं है तो ये इनर्ट हो जाते हैं, एज सच एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं। अब इनका इनर्ट होने का जो मेन रीजन है वो ये है कि इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होती इसमें तो ये यहाँ पे CH बॉन्ड बन जाता। ये जो CH बॉन्ड है ये टूट जाता है इजीली, और अगर ये बॉन्ड टूट जाता तो ये जो CFC है ये जल्दी ही एटमॉस्फेयर से रिमूव हो जाते। तो इसीलिए इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन में फिर एक हाइड्रोजन का एटम भी ऐड किया गया, और ये बन गया हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्या था, पहले CFC ही था, इसमें एक हाइड्रोजन भी ऐड कर दिया गया, तो ये बन गया HCFC। तो ये अब नॉन इनर्ट है। इट मीन्स कि अब ये इसमें CH बॉन्ड आ गया। अब ये CH बॉन्ड अगर इसमें प्रेजेंट है तो ये रिएक्टिव हो गया। सो दैट्स वाई ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है उनसे रिलेटिवली थोड़ा जल्दी एटमॉस्फेयर से रिमूव हो जाते हैं। हालांकि इनका ग्लोबल वार्मिंग का पोटेंशियल काफी है, लेकिन ये जल्दी रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद यूज किए गए HFC, जिनकी बात अभी यहाँ पे हो रही है रिमूव करने की। तो दीज आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
फ्लोरीन प्रेजेंट है और कार्बन प्रेजेंट है। जहाँ पे भी फ्लोरीन आता है, ये फ्लोरीन बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका बढ़ जाता है किसी भी कंपाउंड का जिसमें भी फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, इसमें भी क्लोरीन प्रेजेंट है, और ये जो क्लोरीन है ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं। लेकिन जो HFC है इसमें हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, कार्बन है, इसमें क्लोरीन भी नहीं है, ब्रोमीन भी नहीं है। तो ये ओजोन इससे प्रोटेक्टेड रहती है, ओजोन को ये डैमेज नहीं करता। लेकिन ये पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग ये करता है। तो अभी HFC को रिमूव करने की बात हो रही है। देखो HFC 134A को काफी ज्यादा यूज किया जाता है। जब CFC और HCFC को का रिप्लेसमेंट किया गया था तो HFC 134A से ही इसको रिप्लेस किया गया था। इसके अलावा होते हैं पर फ्लोरोकार्बन, जहाँ पे ये पर वर्ड लगता है किसी भी एटम के आगे, इट मीन्स कि उसके 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो इट मीन्स कि F एंड F ये बॉन्ड यहाँ पे है पर फ्लोरोकार्बन। अब यहाँ पे 2 फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ये क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है अगर इसका बहुत ज़्यादा अमाउंट इमिट हो गया एटमॉस्फेयर में। देन आते हैं हेलोन्स। हेलोन मीन्स कि इसमें ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो ये जो ब्रोमीन है या हेलोन्स है इनका यूज़ होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, और हेलोन्स में क्योंकि ब्रोमीन प्रेजेंट है तो इसलिए ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं जब स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचते हैं। तो ये है हेलोकार्बन्स। देखो वाई एड्रेस, अब ये जो कूलिंग सेक्टर से इमिशन रिडक्शन की बात हो रही है इसका मेन रीजन ये है कि कूलिंग सेक्टर 20% इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। जितना भी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसका 20% यूज हो रहा है कूलिंग सेक्टर में। और इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग तरीकों से बनती है बट मेजोरिटी कहाँ पे बनती है, थर्मल पावर प्लांट में, जहाँ पे कि कोल बर्न हो रहा है। और कोल बर्न हो रहा है तो इसमें से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे इमिट हो रही है। सो दैट्स वाई कूलिंग सेक्टर से ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन को रिड्यूस करने की जरूरत है। जो हमारे कूलिंग इक्विपमेंट है, एसीज वगैरह या रेफ्रिजरेंट एनीथिंग, वो सब 2050 तक ट्रिपल हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा 2050 तक, और जितना इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बढ़ेगा उतनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगी। और इससे क्या होगा, इससे लगभग 4.4 बिलियन से 6.1 बिलियन टन तक का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा 2050 तक का। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को रोकना है। लेकिन अगर कूलिंग सेक्टर में सुधार नहीं किए गए तो इट मीन्स कि पेरिस समिट का जो हमारा टारगेट है 2 डिग्री सेल्सियस तक या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को रोकना, उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। अब देखो कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सस्टेनेबल कूलिंग। देखो कूलिंग सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वहां पे कूलिंग की जरूरत तो होगी। तो अब इसको हम सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सकता है, तो इसके लिए है नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान्स। 40 से ज्यादा कंट्रीज ने कूलिंग एक्शन प्लान्स अपने प्रपोज किए जिसपे वो काम करेंगे, जिसमें से कि इंडिया भी एक है। इंडिया ने भी अपने कूलिंग एक्शन प्लान्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। लेकिन इन सब का इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो है। कोई भी पॉलिसी बनती है अगर वो टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं होती तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। दूसरा है ग्लोबल कूलिंग प्लेज। तो COP28 जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे UAE ने कोल कोलिशन के साथ मिलकर यहाँ पर ग्लोबल कूलिंग प्लेज साइन किया हुआ है, इसको लॉन्च किया हुआ है। और इसमें 60 कंट्रीज ने अभी तक इसमें साइन कर दिया गया है। तो इसमें ये जो ग्लोबल कूलिंग प्लेज है इसमें मेजर्स लिए जाएंगे कूलिंग सेक्टर से ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन को रोकने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे है किगाली अमेंडमेंट। देखो ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1987 में। तो इसी में अमेंडमेंट होता है और वही अमेंडमेंट है किगाली अमेंडमेंट। और जो किगाली अमेंडमेंट है, देखो पहले तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इन्हें बैन किया गया था, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था, ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन डिप्लीशन करते हैं, इसलिए इसको बैन किया गया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रिप्लेसमेंट यहाँ पे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गए थे। फिर इनको भी धीरे धीरे फेज आउट किया जा रहा है। फिर इनकी जगह HFC का यूज यहाँ पे होना शुरू हो गया था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। जब किगाली अमेंडमेंट हुआ था उसमें HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को ही रिड्यूस करने की बात यहाँ पे करी गई है। तो इसका एम है कि 2047 तक लगभग 80 से 85% तक हमें HFC को रिड्यूस कर देना है। देखो अगर HFCs का प्रोडक्शन अगर रिड्यूस हो जाता है तो लगभग 105 बिलियन टन CO2 को हम एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से हम रोक सकते हैं। इससे क्या होगा, लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को हम रोक सकते हैं।
2100 तक। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन जॉइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।